आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 की ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 4 क्लाइमेट की। इस वीडियो में मैं आपको उतनी ही नॉलेज दूंगा जितनी आपको अच्छे मार्क्स लाने के लिए चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। और साथ ही आपकी नॉलेज टेस्ट करने के लिए छोटे छोटे टेस्ट भी लूँगा। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले समझते हैं क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस है। देखो, वेदर एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में एटमॉस्फेयर की क्या कंडीशन है, एटमॉस्फेयर की क्या स्टेट है, उसको हम वेदर कहते हैं। क्लाइमेट होता है कि एक लार्ज पीरियड ऑफ टाइम पर और एक लार्ज एरिया की एटमॉस्फेरिक स्टेट क्या है। जैसे हम सब जानते हैं कि मई और जून का महीना दिल्ली में बहुत गर्म होता है, तो हम कहेंगे क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इन मई एंड जून इज़ हॉट। लेकिन उसी जून के महीने में अगर एक दो दिन बारिश हो जाती है तो हम कहेंगे वेदर इज़ रेनी टुडे और वेदर इज़ रेनी दीज डेज। अगर जून के महीने में एक दो दिन बारिश हो जाती है तो उसका मतलब ये नहीं कि क्लाइमेट रेनी हो गई है। इट्स द वेदर दैट इज़ रेनी, क्लाइमेट इज स्टिल हॉट। क्योंकि अगर पूरे महीने के हिसाब से हम देखेंगे तो पूरे महीने में तो गर्मी ही पड़ रही। सो यू कैन से वेदर इज द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, जनरली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट मीन्स द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस एंड वेरिएशंस ओवर लार्ज एरिया फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विच इज़ जनरली मोर देन 30 डेज। मतलब एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में जो भी वेदर कंडीशंस रही हैं और जो भी उसमें वेरिएशंस हुई हैं वो सब मिलाकर ओवरऑल वेदर कंडीशन कैसी है उसको हम बोलते हैं क्लाइमेट। अब देखते हैं व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ वेदर इन क्लाइमेट, यानी क्लाइमेट और वेदर किन किन चीज़ों से बना है। तो उसको याद रखने के लिए एक वर्ड याद रखना, वॉट, पी। डब्ल्यू से है विंड, एच से है ह्यूमिडिटी, ए से है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टी से है टेम्परेचर और पी से है प्रेसिपिटेशन। अब सीज़न क्या होते हैं? सीज़न बनते हैं क्लाइमेट से। किसी जगह की ओवरऑल क्लाइमेट के बेसिस पर हमें उस जगह का सीज़न पता चलता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ जनरलाइज्ड एटमॉस्फेरिक कंडीशन द ईयर इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सीजन्स सच एज समर, विंटर और रेनी सीजन। अगर किसी जगह लंबे समय तक गर्मी पड़ती है तो हम कहेंगे वहाँ समर सीज़न है। अगर बारिश होती है तो हम कहेंगे रेनी सीज़न है। और अगर लगातार कुछ महीनों तक सर्दी पड़ती है तो हम कहेंगे विंटर सीज़न है। अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड को अलग अलग क्लाइमेटिक रीजन में डिवाइड किया गया है। जैसे पोलर रीजन हो गया, इक्वेटोरियल रीजन हो गया, राइट। पूरी दुनिया एक जैसी तो नहीं है, हर जगह की क्लाइमेट अलग है, तो वर्ल्ड को अलग अलग क्लाइमेटिक रीजन्स में डिवाइड किया गया है। अब वर्ल्ड का तो बाद में जानेंगे, पहले इंडिया की क्लाइमेट को जानते हैं। इंडिया की क्लाइमेट कैसी है? अगर आपसे कोई पूछे इंडिया की क्लाइमेट कैसी है तो आपको बोलना है कि इंडिया की क्लाइमेट मॉनसून टाइप है या ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, ठीक है। इनफैक्ट एशिया में साउथ एंड साउथ ईस्ट रीजन में मोस्टली ट्रॉपिकल क्लाइमेट ही होती है। अब मॉनसून वर्ड तो आपने सुना होगा, कहते हैं ना कि मॉनसून आने वाला है या मॉनसून चला गया या मॉनसून चल रहा है। तो मॉनसून क्या होता है? देखो, मॉनसून वर्ड जो है वो एक अरबिक वर्ड मौसम से निकला है जिसका मतलब होता है सीजन। मॉनसून का मतलब है बेसिकली सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग अ ईयर। ये सीजनल रिवर्सल क्या है? तो जब मॉनसून आता है ना तो विंड की डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जाती है और सीजन में एक कंप्लीट चेंज आ जाता है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं सीजनल रिवर्सल इन विंड डायरेक्शन। अब क्या इंडिया में सारी जगह क्लाइमेट एक जैसी रहती है? बिल्कुल नहीं। इंडिया के अंदर भी बहुत क्लाइमेटिक वेरिएशंस देखने को मिलती हैं। इंडिया में अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में द क्लाइमेट इज़ वेरी हॉट, टेम्परेचर गो अप टू 50 डिग्री सेल्सियस। वहीं पहलगाम जो कि जम्मू कश्मीर में है उसकी बात करें तो वहाँ बहुत प्लेजेंट वेदर रहता है, 20 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जाता है। JNK के द्रास सेक्टर की बात करें, जम्मू कश्मीर में एक सेक्टर है द्रास, अगर वहाँ की विंटर्स की बात करें तो वहाँ -45 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है। और थिरुवनंतपुरम की बात करें जो कि केरला की कैपिटल है तो वहाँ 22 डिग्री तक टेम्परेचर रहता है। तो देखा, अलग अलग जगह का अलग अलग टेम्परेचर होता है, अलग अलग क्लाइमेटिक एंड वेदर कंडीशंस होती हैं। और यहाँ तक कि कुछ जगह डे और नाइट के टेम्परेचर में भी बहुत सारा वेरिएंस होता है। अगर थार डेजर्ट की बात करें तो दिन के टाइम 50 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है और रात होते होते 15 डिग्री तक टेम्परेचर नीचे आ जाता है। वहीं अंडमान और निकोबार और केरला जैसी जगहों की बात करें तो यहाँ पे दिन और रात के टेम्परेचर में कुछ खास डिफरेंस नहीं दिखता। अब प्रेसिपिटेशन क्या होती है? देखो, प्रेसिपिटेशन में दो चीज़ें इंक्लूड होती है, एक तो स्नोफॉल और एक रेनफॉल।
तो हिमालय की अपर रीचेस पे जो प्रेसिपिटेशन होती है वो स्नोफॉल की फॉर्म में होती है, और बाकी जो प्लेन्स पे होती है या जो रेस्ट ऑफ द कंट्री में होती है वो रेनफॉल की फॉर्म में होती है। एनुअल प्रेसिपिटेशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रेसिपिटेशन होती है मेघालय में। यहाँ 400 सेंटीमीटर तक रेनफॉल होती है पूरे साल में, विच इज़ क्वाइट अ लॉट। दूसरी तरफ वेस्टर्न राजस्थान और लद्दाख आर द ड्राई एरियाज, यहाँ लो प्रेसिपिटेशन होती है, सिर्फ 10 सेंटीमीटर तक रेनफॉल यहाँ देखने को मिलती है। इंडिया के अधिकतर एरियाज में रेनफॉल होती है जून से सितंबर के बीच, लेकिन तमिलनाडु के कुछ कोस्टल एरियाज में अक्टूबर और नवंबर में भी अच्छी खासी बारिश होती है। अब इससे पहले आगे बढ़ें, एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं। वीडियो पॉज करो, पूरा पैराग्राफ पढ़ो और फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, सो आई होप आपने ये टेस्ट कंप्लीट कर लिया होगा। नाउ चेक योर आंसर्स हेयर। इफ़ यू नीड सम रिवीजन गो बैक एंड सी द वीडियो अगेन। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, एक चीज़ याद रखो, जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं ना, वहाँ टेम्परेचर एक जैसा ही रहता है, ना तो वहाँ बहुत गर्मी पड़ती है ना ही वहाँ बहुत सर्दी पड़ती है। लेकिन जैसे जैसे सी से दूर जाते जाओगे ना, वैसे वैसे उस एरिया के टेम्परेचर में ज़्यादा वेरिएशंस आने लगेंगी। जैसे अब दिल्ली में गर्मी भी खूब पड़ती है, बारिशें भी अच्छी खासी होती हैं और सर्दी भी जम के पड़ती है, लेकिन कोस्टल एरियाज़ पर ऐसा नहीं होता। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ द सी। अगर नॉर्दर्न प्लेन्स पे रेंज की बात करें तो ईस्टर्न साइड पर सबसे ज़्यादा रेन होती है, और जैसे जैसे ईस्ट से वेस्ट साइड पर आते हैं वैसे वैसे रेनफॉल कम होने लगती है। सो रेनफॉल डिक्रीजेस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अब देखते हैं कि क्लाइमेटिक कंडीशंस का ह्यूमन लाइफ्स पर क्या असर होता है। पहला है फूड। क्लाइमेटिक कंडीशंस का खान पान पर असर पड़ता है। जैसे अगर कोई ड्राई और कोल्ड रीजन है जहाँ कोई प्लांट्स नहीं है, जहाँ कोई वेजिटेशन नहीं है, तो वहाँ नॉन वेजिटेरियन फूड और एनिमल फूड की कंजम्पशन ज़्यादा होगी। जहाँ गर्मी है वहाँ ठंडी चीज़ों की कंजम्पशन ज़्यादा होगी, राइट। ऐसे ही कपड़ों में भी डिफरेंस आ जाएगा। कोल्ड एरियाज़ में जैकेट एंड स्वेटर यूज़ होंगे, गर्म एरियाज़ में टी शर्ट्स एंड शॉर्ट्स यूज़ होंगी, रेनी सीजन में रेन कोट्स यूज़ होंगे। इसके अलावा घरों की बनावट में डिफरेंस आ जाएगा। जहाँ ज़्यादा बारिश होती है या बर्फ़ गिरती है वहाँ के घरों की स्लोपिंग रूफ होती है ताकि छत पे पानी टिक ना पाए और बह के नीचे आ जाए। वहीं प्लेन्स पर घरों की रूफ फ्लैट होती है, और जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है वहाँ घरों की दीवारें काफ़ी थिक होती हैं ताकि वो गर्मी से बचा सकें। अब बताओ, राजस्थान में जो घर होते हैं उनकी रूफ फ्लैट क्यों होती है? इसका कारण यह है कि राजस्थान एक ड्राई प्लेस है, तो जब भी थोड़ी बहुत बारिश होती है तो फ्लैट रूफ पर रेन वाटर कलेक्ट करना ईजी होगा, और इतनी बारिश भी नहीं होती कि वहाँ पानी जमा हो जाए, तो स्लोपिंग रूफ बनाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये बताओ कि जो तराई रीजन है या फिर जो गोवा और मैंगलोर जैसे रीजन्स हैं, यहाँ घरों की रूफ स्लोपिंग क्यों होती है? इसका कारण यह है कि इन जगहों पर रेनफॉल खूब होती है। अगर फ्लैट रूफ बनाएंगे तो पानी रूफ पर जमा हो जाएगा, इसलिए स्लोपिंग रूफ बनाई जाती है ताकि पानी बहकर नीचे गिर जाए। अब एक आखिरी सवाल, वाई हाउसेज इन असम आर बिल्ट ऑन स्टिल्ट्स? जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं, ये घर जिस पर खड़ा हुआ है उसको स्टिल्ट्स कहते हैं, और असम में ऐसे घर देखे जा सकते हैं। अब ऐसे घर बनाने का क्या कारण है? इसका ये रीज़न है कि असम में बारिश की वजह से रिवर ओवरफ्लो करती है और वहाँ अक्सर बाढ़ आ जाया करती है, तो बाढ़ का पानी घरों में ना घुसे इसलिए घरों को स्टिल्ट्स पर बनाया जाता है। अब क्लाइमेटिक कंट्रोल्स क्या होते हैं? क्लाइमेटिक कंट्रोल्स वो फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से क्लाइमेट पर असर पड़ता है। तो क्लाइमेटिक कंट्रोल्स को याद रखने के लिए एक वर्ड याद रखो, लेपर्ड। लेपर्ड मतलब चीता नहीं, दिस इज़ अ लेपर्ड विदाउट ई। लेपर्ड में L स्टैंड्स फॉर लैटिट्यूड, A स्टैंड्स फॉर ऑल्टीट्यूड, P स्टैंड्स फॉर प्रेशर एंड विंड्स, O स्टैंड्स फॉर ओशन करंट्स, R स्टैंड्स फॉर रिलीफ एंड D स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस फ्रॉम सी। किसी भी जगह की क्लाइमेट इन 6 चीज़ों से कंट्रोल होती है। अब लैटिट्यूड की बात करें तो कौन सी जगह किस लैटिट्यूड पर फॉल करती है उससे उस जगह की क्लाइमेट पर बहुत फ़र्क पड़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी अर्थ गोल है और सूरज से आने वाली सोलर एनर्जी अर्थ के डिफरेंट पार्ट्स पर डिफरेंट होती है। जैसे इक्वेटर पर और ट्रॉपिकल एरिया पर सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी होती है, इसलिए ये एरिया काफ़ी गर्म रहता है, और जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर जाते जाओगे वैसे वैसे सोलर एनर्जी कम होती जाएगी। इसलिए पोल्स पर ठंड रहती है क्योंकि वहाँ सोलर एनर्जी कम होती है।
अब अगर ऑल्टीट्यूड की बात करें तो जितना ज़्यादा ऑल्टीट्यूड यानी जितनी ज़्यादा किसी जगह की हाइट होगी उतना ही एटमॉस्फेयर थिन होता जाता है और टेम्परेचर भी कम होता जाता है। तभी मई और जून में नॉर्थ इंडिया में गर्मी पड़ रही होती है तो सारे टूरिस्ट हिल स्टेशन की तरफ भागते हैं, क्योंकि हिल स्टेशंस हाइट पे होते हैं और वहाँ का टेम्परेचर कम रहता है एज़ कम्पेयर टू प्लेन्स। इसके बाद आता है प्रेशर एंड विंड। किसी जगह के लैटीट्यूड और ऑल्टीट्यूड से उस जगह के प्रेशर और विंड सिस्टम पर असर पड़ता है, और प्रेशर और विंड सिस्टम से उस जगह के टेम्परेचर और रेनफॉल पर इन्फ्लुएंस होता है। अब अगर कोस्टल एरियाज़ की बात करें तो कोस्टल एरियाज़ की क्लाइमेट पर ओशन करंट का इन्फ्लुएंस होता है। ओशन करंट का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर। अब देखो, जब विंड सी टू लैंड ब्लो करती है तो हम कहते हैं ऑनशोर विंड्स। तो अब अगर समंदर का पानी गर्म है तो ऑनशोर विंड्स भी वार्म हो जाएंगी और समंदर के आसपास की जगहों को भी वार्म कर देंगी। वहीं अगर समंदर का पानी ठंडा है तो ऑनशोर विंड्स भी ठंडी हो जाएगी और आसपास की एरियाज़ को ठंडा कर देगी। नेक्स्ट है रिलीफ। अब जैसे आपको पता है हमारे देश में ऊंचे ऊंचे हिमालयन माउंटेन्स हैं। ये माउंटेन्स दूसरे देशों से आने वाली ठंडी और गर्म हवाओं को रोकते हैं, जिसकी वजह से इंडिया में उतनी ठंड या उतनी गर्मी नहीं पड़ती जितना कि दूसरे देशों में पड़ती है। अगर दूसरी जगहों से आने वाली हवा में मॉइस्चर होगा तो इन हिमालयन माउंटेन्स पर रेन और स्नोफॉल होगी। वहीं माउंटेन की लीवर्ड साइड जो होती है, लीवर्ड साइड का मतलब माउंटेन की वो साइड जहाँ विंड नहीं टकराती, वो साइड मोस्टली ड्राई ही रहती है। और फाइनली आता है डिस्टेंस फ्रॉम सी। जैसे मैंने पहले भी बताया था, जो एरिया सी के पास होते हैं वहाँ मॉडरेट क्लाइमेट रहती है, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी। और ऐसा इसलिए होता है कि सी का एक मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस होता है आसपास के एरियाज़ पर। सी से आने वाली विंड में मॉइस्चर होता है जो कि आसपास के एरिया की क्लाइमेट को मॉडरेट रखती है। और जितना सी से दूर जाते जाओगे उतना ही क्लाइमेट में वेरिएशंस या एक्सट्रीमिटी ज़्यादा देखने को मिलेगी, और इस कंडीशन को हम कहते हैं कॉन्टिनेंटैलिटी। ऑलराइट, तो ये थे 6 क्लाइमेटिक कंट्रोल्स जिन पर किसी भी जगह की क्लाइमेट कंडीशंस डिपेंड करती हैं। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया की क्लाइमेट इन्फ्लुएंस होती है लैप से। लैप का क्या मतलब होता है? लैप मीन्स लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड एंड प्रेशर एंड विंड्स। तो अगर लैटिट्यूड की बात करें तो आपको पता ही होगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से पास होता है। इट पासिस थ्रू द रन ऑफ कच्छ इन द वेस्ट टू मिजोरम इन द ईस्ट। और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को लगभग हाफ में डिवाइड कर देता है। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का नॉर्थ का एरिया है उसे हम कहते हैं सब ट्रॉपिकल रीजन, और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ का एरिया है उसे हम कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन। तो इस वजह से इंडिया में ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों क्लाइमेट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है ऑल्टीट्यूड। जैसे मैंने बताया था कि इंडिया में ऊंचे ऊंचे हिमालयन माउंटेन्स हैं। इन माउंटेन्स की हाइट 6000 मीटर्स यानी 6 किलोमीटर तक है। वहीं कोस्टल एरियाज़ की हाइट जो है वो बस 30 मीटर्स तक होती है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि इन ऊंचे माउंटेन से हमें फ़ायदा भी मिलता है। वो ऐसे कि जब सेंट्रल एशिया के रीजन से एक्सट्रीमली कोल्ड विंड्स इंडिया की तरफ आती हैं तो इन माउंटेन्स की वजह से वो इंडिया में एंटर नहीं कर पाती है। दीज माउंटेन्स एक्ट एज ए बैरियर टू दीज विंड्स। इससे सब कॉन्टिनेंट रीजन में माइल्डर विंटर्स होती हैं एज अगेंस्ट दी हार्शर विंटर्स इन द सेंट्रल एशिया। थर्ड एंड लास्ट फैक्टर अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट इज प्रेशर एंड विंड सिस्टम। देखो, एक चीज़ याद रखो, विंड हमेशा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करती है। जनरली जो वार्म एंड हॉट एरियाज होते हैं वहाँ विंड लाइट होती है और ऊपर की तरफ उठती है, और जब विंड ऊपर की तरफ उठती है तो हाई प्रेशर एरिया से विंड मूव करते हुए लो प्रेशर एरिया की जगह ले लेती है। एंड दैट्स हाउ विंड मूव। प्रेशर और विंड सिस्टम में 3 चीज़ें आती हैं, प्रेशर एंड सरफेस विंड्स यानी लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर एरिया, एंड जो सरफेस पर विंड हो। सेकेंड इज अपर एयर सर्कुलेशन। थर्ड इज साइक्लोन्स, जिसमें 2 तरह के साइक्लोन्स आते हैं, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। इनके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। देखो, हमारी अर्थ पर विंड मूवमेंट होती रहती है ड्यू टू हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर एरियाज, लेकिन हर जगह विंड की मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में नहीं होती। कहीं विंड ईस्ट टू वेस्ट मूव करती है तो कहीं वेस्ट टू ईस्ट। इंडिया की बात करें तो इंडिया फॉल्स इन द रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्नली विंड्स। इसे हम नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स भी कहते हैं।
नॉर्थ ईस्टर्नली विंड्स का मतलब है द विंड्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट रीजन एंड ब्लो टुवर्ड्स द साउथ वेस्ट डायरेक्शन। अब जैसे मैंने बताया था कि विंड्स हमेशा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ जाती हैं। सो दीज विंड्स ओरिजिनेट फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड देन दे स्टार्ट ब्लोइंग टुवर्ड्स साउथ वेस्ट डायरेक्शन। वहाँ से दीज विंड्स गेट डिफ्लेक्टेड ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स and begin to move towards the low pressure area near the equator। अब क्योंकि ये विंड्स लैंड की तरफ से आ रही होती हैं तो इनमें मॉइस्चर नहीं होता और इसलिए इन विंड्स से रेनफॉल भी नहीं होती। विंड्स में मॉइस्चर तभी होगा जब वो सी की तरफ से आ रही होंगी। अब कोरियोलिस फोर्स क्या होती है? देखो जैसे मैंने बताया था कि हमारी अर्थ पर विंड अलग अलग डायरेक्शंस में मूव कर रही है, कहीं ईस्ट टू वेस्ट, कहीं वेस्ट टू ईस्ट, कहीं नॉर्थ टू साउथ और कहीं साउथ टू नॉर्थ। अब साथ ही हमारी अर्थ भी अपने एक्सिस पर मूव कर रही है। तो इस अर्थ की मूवमेंट से जो विंड ऑलरेडी मूव कर रही है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी उस विंड की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। सो वी कैन से कोरियोलिस फोर्स इज द फोर्स कॉज्ड ड्यू टू द अर्थ्स रोटेशन। दिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफ्लेक्शन ऑफ विंड्स टुवर्ड्स द राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर and towards the left in the southern hemisphere। कोरियोलिस फोर्स को फेरेल्स लॉ भी कहा जाता है। इट्स क्विज टाइम नाउ। अगेन वीडियो पॉज करो और जल्दी फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करो एंड अपने आंसर्स चेक करो। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इंडिया में प्रेशर एंड विंड कंडीशंस डिपेंड ऑन द सीजन। पहले देखते हैं विंटर सीजन में क्या कंडीशन होती है। देखो विंटर टाइम में विंड इज़ वेरी कोल्ड इन दी नॉर्दर्न हिमालयास। तो जहाँ हवा कोल्ड होगी वहाँ हाई प्रेशर बनेगा। अभी हाई प्रेशर विंड्स लो प्रेशर विंड्स की तरफ जाएंगी और इस टाइम पर लो प्रेशर एरिया कहाँ होगा इंडिया में? नॉर्थ में तो पूरा हाई प्रेशर होगा क्योंकि विंटर टाइम है, इसलिए लो प्रेशर एरिया बनेगा इंडिया के कोस्टल एरियाज पे टुवर्ड्स द साउथ। सो द विंड्स विल ब्लो फ्रॉम नॉर्थ ऑफ हिमालयाज टू द ओशियंस टुवर्ड्स द साउथ। अब क्योंकि विंड्स लैंड से सी की तरफ जा रही हैं तो विंड में मॉइस्चर नहीं होगा, सो दीज विंड्स विल बी ड्राई। अब समर में क्या होगा? समर में नॉर्थ वेस्ट इंडिया में बहुत गर्मी पड़ रही होगी, तो अब नॉर्थ में लो प्रेशर एरिया होगा और साउथ में उसके कंपैरिजन में हाई प्रेशर एरिया होगा। Now winds will move from southern Indian Ocean, will cross the equator and move to the low pressure area of Indian subcontinent। और क्योंकि अब विंड ओशन की तरफ से आ रही है, इन विंड्स में बहुत सारा मॉइस्चर होगा जिससे कि इंडिया में खूब सारी बारिश होगी, इसलिए इन विंड्स को साउथ वेस्ट मानसून विंड्स भी कहा जाता है। अब बात करते हैं सीज़न की। तो देखते हैं विंटर सीज़न में क्या क्या होता है। इंडिया में विंटर सीज़न होता है मिड नवंबर से फरवरी तक। इस पीरियड में दिसंबर और जनवरी सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट मंथ होते हैं। टेम्परेचर डिक्रीजेस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। जैसे जैसे साउथ से नॉर्थ में जाते जाओगे वैसे वैसे ठंड बढ़ती जाएगी। विंटर सीजन्स में डेज वार्म होते हैं लेकिन नाइट्स आर कोल्ड। नॉर्दर्न रीजन में फ्रॉस्ट देखने को मिलती है और अपर हिमालयास पर स्नोफॉल देखने को मिलती है। इस सीज़न में इंडिया पर नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स चलती हैं। North eastern trade winds means winds that blow from north eastern region to south western region। Winters are mostly a dry season, यानी इस टाइम पर जनरली रेन्स नहीं होती हैं, लेकिन तमिलनाडु के कुछ एरियाज पर बारिश होती है क्योंकि विंड्स आर कमिंग फ्रॉम सी टू लैंड, बट ओवरऑल विंटर्स आर ड्राई। अब कभी कभी विंटर्स में रेनफॉल भी होती है। ऐसा क्यों? विंटर्स में रेनफॉल होती है वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस की वजह से। अब होता क्या है, मेडिटेरेनियन सी और वेस्टर्न एशिया के ऊपर एक लो प्रेशर सिस्टम क्रिएट होता है और ये लो प्रेशर सिस्टम हवा के साथ साथ इंडिया में एंटर कर जाता है और इसकी वजह से माउंटेन्स पर स्नोफॉल होती है और प्लेन्स पर रेनफॉल होती है। विंटर रेनफॉल को लोकली महावत कहा जाता है। बारिश बहुत ज़्यादा नहीं होती लेकिन जितनी भी होती है वो राबी क्रॉप्स के लिए बहुत यूज़फुल होती है। आपने देखा होगा कि इंडिया में विंटर सिर्फ नॉर्दर्न रीजन में पड़ती है, साउथ में विंटर्स नहीं पड़ती। दिस इज अगेन बिकॉज ऑफ द मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी। अब अगर समर्स की बात करें तो समर सीजन रन्स फ्रॉम मार्च टू मई। इन महीनों में नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है।
सदर्न पार्ट में इतनी गर्मी नहीं होती, अगेन ड्यू टू दी मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सी। अब गर्मी के कारण नॉर्दर्न रीजन में लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है। ये लो प्रेशर एरिया बनता है थार डेजर्ट से लेकर पटना से लेकर छोटा नागपुर प्लेटू तक। ड्यूरिंग दिस सीजन स्ट्रॉन्ग गफ्टी हॉट ड्राई विंड्स ब्लो ड्यूरिंग द डे एंड समटाइम्स इन इवनिंग ऑल्सो। दीज विंड्स आर कॉल्ड लू। हम कहते हैं ना लू चल रही है। साथ ही कभी कभी डफ स्टॉर्म्स भी चलते हैं एंड दीज डफ स्टॉर्म ब्रिंग टेम्परेरी रिलीफ फ्रॉम हीट। इसके अलावा थंडर स्टॉर्म्स, वायलेंट विंड्स, टोरेंशियल डाउनपोर्स अकम्पनीड बाय हेल यानी ओले भी पड़ते हैं। इन थंडर स्टॉर्म्स को वेस्ट बंगाल में काल बैसाखी कहते हैं। समर्स के एंड पर कर्नाटक और केरला में प्री मानसून शावर शुरू हो जाते हैं। ये प्री मानसून शावर्स मैंगो राइपनिंग यानी आम के पकने के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, इसलिए इन प्री मानसून शावर्स को मैंगो शावर्स भी कहा जाता है। एडवांसिंग मानसून यानी मानसून का बढ़ना या मानसून का फैलना। अब नॉर्दर्न रीजन में तेज़ गर्मी पड़ने से क्या होता है कि वहाँ एक लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। लो प्रेशर क्रिएट होने से सदर्न हेमिस्फीयर में जो साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स हैं वो साउथ वेस्टर्न डायरेक्शन से चलते हुए इंडियन पेनिसुलर में एंटर करती है। इन विंड्स की स्पीड काफ़ी तेज़ होती है, इनकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर तक होती है। अब क्योंकि ये विंड्स ओशन के ऊपर से आ रही हैं तो इनमें खूब सारा मॉइस्चर होता है, जिसकी वजह से मानसून में बहुत बारिश होती है। नॉर्थ वेस्ट रीजन को छोड़कर लगभग 1 महीने में मानसून पूरी कंट्री में फैल जाता है। अगर आप इस मैप को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे मानसून विंड्स पूरी कंट्री में फैलते हैं। अब जब मानसून आ जाता है तो क्या होता है, पहले तो पूरा मौसम बदल जाता है, मौसम सुहावना हो जाता है। फिर जो वेस्टर्न घाट्स की विंडवर्ड साइड है उस पर बहुत हैवी रेनफॉल होती है, अबाउट 250 सेंटीमीटर। फिर डेक्कन प्लेटू और गुजरात और मध्य प्रदेश के भी कुछ इलाकों में थोड़ी बहुत बारिश होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। खासी हिल्स की सदर्न रेंजेस पर एक जगह है मासिनराम, यहाँ पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है। और जैसे मैंने पहले भी बताया था, रेनफॉल ईस्ट से वेस्ट डिक्रीज़ होती है, इसलिए राजस्थान और गुजरात के पार्ट्स में बहुत कम रेनफॉल होती है। अब मॉनसून ब्रेक क्या होता है? मॉनसून ब्रेक का मतलब होता है कि पहले कुछ दिन बारिश होगी, फिर थोड़े दिन बारिश नहीं होगी, मॉनसून पर ब्रेक लग जाएगा, उसके बाद फिर से बारिश शुरू होगी। अब मॉनसून ब्रेक क्यों होता है? मॉनसून ब्रेक होता है मॉनसून ट्रोफ की वजह से। मॉनसून ट्रोफ एक लो प्रेशर एरिया होता है जो कि मॉनसून के टाइम पर बनता है। ये ट्रोफ नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड मूव करता रहता है। जब इस ट्रोफ का एक्सेस प्लेन पर होता है तो प्लेन्स पर बारिश होती है, और जब इस ट्रोफ का एक्सेस हिमालय के पास होता है तो प्लेन पर बारिश तो कम हो जाती है, लेकिन माउंटेनियस कैचमेंट एरिया पर बहुत बारिश होती है, जिससे कि रिवर्स ओवरफ्लो हो जाती हैं और फ्लड आ जाती है और बहुत डिवास्टेशन होती है। Now, amount and duration of rainfall also depends on the intensity of the tropical depression. अब ट्रॉपिकल डिप्रेशन क्या होता है? ट्रॉपिकल डिप्रेशन बेसिकली एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है जो बे ऑफ बंगाल से ओरिजिनेट होता है और इंडियन मेनलैंड को क्रॉस करता है। जिस एक्सिस पे मॉनसून ट्रोफ होता है ये साइक्लोन भी वही एक्सिस फॉलो करता है। अब हर साल मॉनसून को लेकर अनसर्टेनिटी बनी रहती है। कभी मॉनसून लेट आता है तो कभी जल्दी, कभी खूब बारिश होती है तो कभी कम। तो देखते हैं मॉनसून की अनसर्टेनिटीज से क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। फर्स्ट, अगर बारिश ज़्यादा हो तो फ्लड्स आ जाती हैं। सेकंड, अगर बारिश कम हो तो सूखा पड़ जाता है। थर्ड, मॉनसून के ना आने का पता ना जाने का पता। फोर्थ, हमारे देश के किसान मॉनसून पर डिपेंडेंट रहते हैं, तो मॉनसून के देर से आने से या जल्दी आने से इन फार्मर्स का फार्मिंग शेड्यूल बिगड़ जाता है। जो फार्मर्स ने बीज बो दिए लेकिन बारिश ही नहीं हुई, या फिर बीज बोए नहीं और बारिश जल्दी आ गई, तो इससे फार्मर्स को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ती है। अब बात करते हैं रिट्रीटिंग मानसून की, यानी मानसून जब वापस जाने लगे। जनरली रिट्रीटिंग मानसून हैपन्स इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर। द सन मूव्स टुवर्ड्स द साउथ। अब नॉर्थ में गर्मी कम हो जाती है और जो लो प्रेशर एरिया है वो वीक पड़ने लगता है। फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर तक मानसून विड्रॉ कर जाता है, आसमान क्लियर हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ने लगता है, डेज बिकम वार्मर एंड नाइट्स आर कूलर। अब इस स्टेज पर अक्टूबर हीट देखने को मिलती है।
मॉनसून जाने के बाद अक्टूबर के महीने में ह्यूमिडिटी के साथ काफ़ी तेज़ गर्मी पड़ने लगती है एंड वेदर बिकम्स ऑप्रेसिव। इसको हम कहते हैं अक्टूबर हीट। अब अक्टूबर हीट इसलिए होती है क्योंकि मॉनसून अभी अभी ख़त्म हुआ होता है, तो ज़मीन अभी भी मॉइस्ट होती है। जब सन रे ज़मीन पर पड़ती हैं तब वेदर बहुत ह्यूमिड हो जाता है, जिससे गर्मी ज़्यादा फील होती है। अब मॉनसून जाने के बाद एक और चीज़ होती है, जो नॉर्दर्न रीजन में लो प्रेशर एरिया होता था वो अब बे ऑफ बंगाल में ट्रांसफ़र हो जाता है, और इस शिफ्ट की वजह से साइक्लोनिक डिप्रेशन होता है जो कि अंडमान सी के ऊपर ओरिजिनेट होता है। इस साइक्लोन की वजह से ईस्टर्न कोस्ट पर बहुत बारिश होती है और गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के जो थिकली पॉपुलेटेड डेल्टाज होते हैं वहाँ बहुत डिस्ट्रक्शन होती है, और कभी कभी तो ये साइक्लोन उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश भी पहुँच जाते हैं। जो कोरोमंडल कोस्ट है उस पर मैक्सिमम रेनफॉल जो होती है वो इन डिप्रेशंस और साइक्लोन की वजह से ही होती है। अब देखते हैं इंडिया में रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, मतलब किस किस एरिया में कितनी रेनफॉल होती है। देखो, वेस्टर्न कोस्ट और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में हैवी रेनफॉल होती है, 400 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल होती है, जिससे फ्लड्स भी आ जाते हैं। वहीं वेस्टर्न राजस्थान, पार्ट्स ऑफ हरियाणा, गुजरात एंड पंजाब, लेह इन जम्मू एंड कश्मीर, डेक्कन प्लेटू, ईस्ट ऑफ सह्याद्रीज, इन यहाँ पर लो रेनफॉल होती है, अराउंड 60 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, और इसलिए इन रीजन्स में सूखा पड़ने का खतरा बना रहता है। अब हमने मानसून पर इतना बड़ा डिस्कशन किया, पर मानसून की इंपॉर्टेंस क्या है। देखो, इंडिया में काफ़ी ज़्यादा क्लाइमेटिक वेरिएशंस हैं, कहीं बहुत ठंड तो कहीं बहुत गर्मी, तो मानसून क्लाइमेट को मॉडरेट करने में हेल्प करता है। सेकेंड, मानसून की वजह से विंड सिस्टम और वेदर में चेंज होता है, जिससे डिफरेंट सीजन्स की एक साइकिल बनती है। थर्ड, मानसून हेल्प्स द प्लांट लाइफ, एनिमल लाइफ, ह्यूमन लाइफ एंड एग्रीकल्चर। फोर्थ, मानसून से एग्रीकल्चर के लिए वाटर मिलता है। एंड फिफ्थ एंड लास्ट, मानसून से रिवर्स को भी वाटर सप्लाई होता है। Alright, so we have come to the end of this chapter. Please do share your feedback in the form of comments and likes and subscribes, and I will see you soon in another video. Bye for now.